नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। वसीम बरेलवी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। कुछ लोग दरअसल हमने देखा है कि विघ्न संतोषी होते हैं। कुछ लोग मान के चलते हैं कि शायद फलां व्यक्ति से ये काम हो नहीं सकता या बहुत अच्छे से नहीं होगा, और अगर ऐसा हो जाए तो वो कहते हैं देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर बात करें देशों की, तो जब से ये महामारी यानी कोविड की महामारी आई, बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के विचार थे, कई तरह की मैथमेटिकल मॉडलिंग की उन्होंने, और इस तरह के आंकड़े भी पेश किए कि जब इस बीमारी का जब प्रकोप आएगा तो भारत में बहुत मामले होंगे और बहुत मौतें हो सकती हैं। लेकिन हम सब ने देखा और दुनिया ने देखा और समझा कि भारत ने इस महामारी का बहुत अच्छे से सामना किया। उन सब की उस तरह की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। लेकिन पिछले दिनों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक भारत का जो आधिकारिक मृत्यु का आंकड़ा है इस महामारी के दौरान, उससे लगभग 10 गुना ज्यादा विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है। इस आकलन का आधार क्या है और उसमें क्या त्रुटियां हैं, विशेषज्ञों से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि अब भारत ने जब से इस दावे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है, तब से बहुत ज़रूरी हो गया है कि सबको बताना और दुनिया को बताना कि उनके इस मॉडल में कहाँ त्रुटियां हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम स्टूडियो में डॉक्टर NK अरोड़ा। आप चेयर हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इंटेगी के, साथ ही आप को चेयर हैं इंसाकॉप के। हमारे साथ हैं मेजर जनरल प्रोफेसर अतुल कोतवाल, आप डायरेक्टर हैं NHSRC जो नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर है, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल गोयल, आप डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और डॉक्टर अरोड़ा, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये आंकड़े, ये डेटा जब WHO ने रिलीज़ किया तो मन में पहला प्रश्न ही इस बात को लेकर आता है कि हमारा जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 4,80,81,000 के आसपास, और यहाँ पर ये 47 लाख की बात। ये क्या आधार क्या है WHO की? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यशाली है कि WHO ने जिस तरीके से आंकड़ों का आंकलन किया है और उसके बारे में एस्टिमेट यानी एक भविष्यवाणी करी है कि इतना सारा इतनी मृत्यु हुई है, 10 गुना ज़्यादा मृत्यु जितना यहाँ पर सरकारी आंकड़ा है, उसका मूलभूत आधार ही गलत लगता है। इस तरह का एस्टिमेट या मॉडल की यानी कि आप भविष्यवाणी करें, उसके लिए जो सोच होती है वो उस स्थिति में करी जाती है जब आपके पास मूलभूत आंकड़े होते नहीं हैं। उसके मुकाबले भारत में हमारे पास CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़े पिछले 60-70 साल से आंकड़े हैं और इन आंकड़ों की गुणवत्ता लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2001, उसके बाद 2011 और उसके बाद अब 2021 हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले लगभग 50% मृत्यु का ही हमारे पास लेखा जोखा रहता था, लेकिन पिछले 20 साल में अब लगभग 90 से 95% मृत्यु का आंकड़ा है। और ये हर साल और हर समय लगातार, मतलब जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो पूरी भारत में जो मृत्यु हो रही है लगातार आंकड़े जुड़ते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर जिनको कहते हैं प्राइमरी डेटा यानी आधारभूत जब डेटा आंकड़े उपलब्ध हों तब मॉडलिंग एक्सरसाइज नहीं करी जाती। तो हमारी सबसे बड़ी जो एक जो परेशानी है भारत की WHO के आंकड़ों के साथ कि उन्होंने हमको टायर 2 कंट्री में रखा है जहां पर आंकड़े उपलब्ध नहीं रहते, जबकि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। ये बड़ी एक हास्यास्पद सी स्थिति लगती है कि इराक जैसी जगह जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां के उस कंट्री को टायर 1 में रखा है और उनका कहना है क्योंकि उनके आंकड़े हर महीने उपलब्ध थे इसलिए हमने उनको टायर 1 में रखा, और हमारे आंकड़े क्योंकि हर महीने उपलब्ध नहीं थे इसलिए हमें टायर 2 में रख दिया। ये हास्यास्पद लगता है और मेरे को लगता है
कि WHO के इन आंकड़ों का जिसको कहते हैं अनटेनेबल, ये मानने लायक नहीं है। और जैसे बात होगी कि जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करी गई है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां और खामियां हैं जिनके बारे में कोई सवाल क्लैरिटी से नहीं है जी। और इसलिए हमें इस देश को इस बात पे काफ़ी परेशानी है और हमें उम्मीद है कि इसको डिफरेंट फोरम पे उठाया जाना चाहिए जिससे कि ये दुनिया को पता चल सके कि भारत ने कोविड का सामना बहुत अच्छा किया और जो विकसित देश हैं उनको भी हमसे सीखने की एक संभावना बनती है कि हमने कैसे किया। बिल्कुल प्रोफेसर कोतवाल, जो दिक्कत है इस वक्त समझने के हिसाब से वो ये कि एक तरफ जो भारत का इतना बढ़िया रिकॉर्ड इस महामारी के खिलाफ और दूसरी तरफ WHO की रिपोर्ट। ये WHO है, ये कोई साधारण संस्था नहीं है। अगर हम इनकी इस मॉडलिंग की जो जिक्र डॉक्टर अरोड़ा ने किया, ये किस तरह का इन्होंने मॉडल अपनाया और किस तरह की मैथमेटिकल मॉडलिंग की है और उसमें क्या खामियां आपको दिखती हैं, ज़रा बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे अभी डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया कि जहाँ एक्चुअल आंकड़े अवेलेबल हैं जो CRS के थ्रू मिलते हैं हमें, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS, वहाँ पे मॉडलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पक्की एक आपके पास खबर है, आंकड़े उपलब्ध हैं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि फिर अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक्चुअल फिगर्स हैं। जी। तो फिर भी चलिए हम मॉडल पे आते हैं कि मॉडल में उन्होंने ऐसा किया है कि 17 स्टेट से जो वो बोल रहे हैं कि 17 स्टेट से डेटा लिया है और कौन सा डेटा लिया है जो अखबारों में या RTI के थ्रू हुआ और उसके सोर्सेज क्लियरली जो हैं ये ऐसे ही मेंशन किए हैं। हर मॉडल में क्या होता है, डेटा कुछ लिया जाता है, उसके बाद कुछ अजम्पशंस बनाई जाती हैं, फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के जो रिजल्ट निकलता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इनका जब हमने बैठ के पूरा विश्लेषण किया, इन्होंने जो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है अभी तक जो अवेलेबल है इजीली, उसके हिसाब से इनकी अजम्पशंस में ही गड़बड़ है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पे दूंगा कि बहुत सा डेटा इनका मिसिंग डेटा है जहाँ इनको मिला नहीं है। उसमें एक चीज़ ये करते हैं जो हम स्टैटिस्टिकली बोलते हैं इम्प्यूटेशन, मतलब वैल्यू कोई अपनी कोई लगाते हैं। उसकी स्टैटिस्टिकली बहुत सारी तकनीकियाँ हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो जब वो किया जाता है तो उसमें बायस आ जाता है। तो शुरू से ही जो है वो एक बायस है, इनहेरेंट बायस है, और वही फिर आगे चल के जो एस्टिमेट्स हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं जी। और इनके मॉडल में यही एक हमें कमियां मिली। जैसे एक और उदाहरण दूंगा कि जैसे तापमान को इन्होंने लिया कि जी हमने उसको देखा, उसको भी इन्होंने एक वेरिएबल लिया इनिशियल एस्टिमेट डालने के लिए। अब वो इंडिया में ही नहीं, सब देशों में लैटीट्यूड के हिसाब से तापमान फ़र्क होता है और कई कारण होते हैं। जैसे यहाँ भी अभी यहाँ का मौसम कुछ और है, बेंगलोर का कुछ और है जी। पर सब स्टेट्स को एक ही उसमें रखना। और एक और बात है कि तापमान एज इट इज़ कहीं अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि उससे कोई रिलेशन था मोर्टेलिटी का। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ये तापमान की बात किस तरीके से उन्होंने अपनी इस पूरी मॉडलिंग में की है। कुछ स्टडीज़ शुरू में आई थी जब शुरू हुआ था पैंडमिक जी कि जी तापमान से शायद मोर्टेलिटी लिंक्ड है। कुछ स्टडी ने फिर तो खंडित किया, उन्होंने बनाया, उनके जोग्राफिकल मॉडल बनाए पूरे कि नहीं, उससे लिंक नहीं है। तो ये भी डिबेट सेटल हुई नहीं है कि तापमान से कुछ है कि नहीं है। हमारे यहाँ भी आप देखिए किसी प्रदेश में कोविड कभी इंक्रीज़ हुआ, किसी दूसरे में कब इंक्रीज़ हुआ, और उसका तापमान से कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं मिला किसी को भी। लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी में रखा, स्टडी में एक वेरिएबल डाला। अच्छा। क्योंकि जितना आप वेरिएबल्स लेंगे उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, और आपकी उसी के बेस पे आपका मॉडल आपको आंसर देगा जी। तो क्योंकि स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है, उसको तो पता नहीं ना कि आपका assumptions और आपका डेटा कितना सही है। जी। आपने अज्यूम कर लिया कि सही है, जबकि आपने मिसिंग वैल्यूज़ भी खूब बड़े डेटा में डाली हैं, तो उससे ही आपका अनुमान जो ट्रुथ है, जो सच है, उससे दूर हो गया। ऊपर से ऐसे वेरिएबल डाले हैं जो लिंक्ड भी नहीं है साइंटिफिकली। और मॉडल के बारे में एक और बताना चाहूँगा कि 2020 में भी शुरू में हमने 25 मॉडल इवेल्युएट किए थे। जैसे आपने शुरू में बोला कि लोगों ने शुरू में कहा था कि हमारे देश में इतने केस हो जाएंगे, इतनी मौतें होंगी, हाहाकार मच जाएगा, शुरू लाखों केसेस रोजाना होंगे और इतनी मौतें होंगी। बिल्कुल, हमने वैसे 25 मॉडल एनालाइज किए जी, और साइंटिफिक पब्लिकेशन है हमारी जिसके 31 अभी तक साइटेशंस हैं। 31 पेपरों ने उनको साइट करके बोला है कि ये सही है। उसमें हमने प्रूव किया कि ऐसे वाले मॉडल जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो किसी आधार पे नहीं है जी, और जिसमें बायस की पॉसिबिलिटी है, वो सक्सीड नहीं करेंगे, और वो नहीं किए। सिर्फ छोटे मॉडल
रीजनल स्पेसिफिक वो वाले करते हैं। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, जो उन्होंने मॉडल किया है उसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में साइंटिफिक मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर हमने पूरा एनालाइज किया है उनकी डेटा को भी, एजम्पशंस को भी और आउटपुट को भी। आपकी तमाम बातों से लगता है कि ये क्यों हुआ, ये अगर ऐसा उन्होंने किया है जो आप बता रहे हैं तो क्यों हुआ, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर गोयल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, बहुत से लोग इस बात को लेकर स्पष्ट होना चाहते हैं कि जो मौतें महामारी से पहले हो रही थी और कोविड के दौरान, और कोविड में भी जो अलग अलग फेजेस रहे, ख़ास तौर पे जब पेंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन था, जो मौतें हो रही थी, तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता था, ख़ास तौर पर अगर हम अस्पतालों की दृष्टि से बात करें और शहरों की बात करें तो, और फिर उसके बाद गांव का भी अगर आप कुछ हमें बता पाएँ। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन, जो कोविड रजिस्ट्रेशन का तरीका हॉस्पिटल्स में जो कोविड से पहले था वही कोविड के बाद था, इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स। अच्छा, प्रोसीजर सेम है, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, बहुत रोबस्ट सिस्टम है, एवरी डेथ इज़ रिपोर्टेड, हर डेथ की रिपोर्ट की जाती है। जब कोविड शुरू हुआ उसके बाद डेथ की रिपोर्टिंग कि वो कोविड है या नहीं, वो इनिशियली बेस्ड थी पॉजिटिव रिपोर्ट पर। रिपोर्ट किसी भी तरह से हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो, चाहे वो RT-PCR से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो भी पेशेंट की डेथ होती थी और कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उसको कोविड पॉजिटिव डेथ माना जाता था जी। उसके बाद धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया कि कोविड के पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद अगर 1 महीने के अंदर भी डेथ हुई है उसको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट माना गया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कंपनसेशन देने का भी डिसाइड किया हर कोविड डेथ में जी। तो फिर उनसे जिन्होंने क्लेम करा कि कोविड डेथ है उसको भी कोविड डेथ माना गया। कई बार अगर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी लेकिन डॉक्टर ने अगर कहा कि ये कोविड डेथ है तो उसको भी कोविड माना गया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हॉस्पिटल्स में बिल्कुल वैसा का वैसा रहा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात रूरल एरियाज़ में करूं या कहीं भी करूं तो जो रजिस्ट्रेशन वो पहले करते थे, अगर वो हॉस्पिटल पहुंचते थे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होता था, अदरवाइज़ जब क्रिमेशन करते थे तब रजिस्टर किया जाता है। अब उसमें अगर हम ये कहें कि कॉज ऑफ डेथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जैसे पहले था वैसे ही था, उसमें फिर कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। ओके। तो अगर हम ये माने कि पॉजिटिव डेथ्स बाहर हुई और वो रिपोर्ट नहीं हुई, हाँ। तो जो पीक डेथ्स थी वो लॉकडाउन के पीरियड में थी और लॉकडाउन के पीरियड में पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। इवन जो नेचुरल डिजीज से जो डेथ्स हुई वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए जी। तो कैसे ये मान के चलेंगे कि बाहर जो डेथ्स हुई जो रजिस्टर नहीं हुई वो सिर्फ कोविड की वजह से थी। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ मौतें जो वैसे भी हुआ करती थी वो भी हुई और कुछ जो कोविड से हुई होंगी लेकिन जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई, जिनके बारे में नहीं जानते। यही बात डॉक्टर अरोड़ा मैं ये समझना चाहूँगा, अगर एक जो एक्सेस मोर्टेलिटी का जो मामला होता है उसका जो एक अनुमान आकलन होता है वार्षिक तौर पर, तो उसमें क्या 2019-18 में और उसके बाद 2020 में कोई बहुत ज़्यादा हम परिवर्तन देखते हैं या 21 के हिसाब से भी? हाँ, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा मैं। एक तो जो एक अध्ययन चल रहा है इस समय देश में और उसके हिसाब से 2020 में जब महामारी फैली जी, उसके बाद लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई कि हर मौत को रजिस्टर कराना चाहिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र थे या ग्रामीण क्षेत्र थे। तो ये अनुसंधान चल रहा है और जल्दी ही इस बारे में रिपोर्ट मिलेगी। आपने जो सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में जो और 2017 और 18 में जो मौतें थी वो उससे पहले वाले साल से 5 लाख मोटा मोटा ज़्यादा मौतें थीं। 18-19 में 17-18 के मुकाबले जो थी 7 लाख ज़्यादा मौतें हुईं। उस समय कोई महामारी नहीं थी। और 2020 में 2019 के मुकाबले 5 लाख लगभग 4,60,000 के आसपास ज़्यादा मौतें रजिस्टर की गई हमारे CRS सिस्टम में। ये भी हमें ये जानना चाहिए कि हमारी समय के साथ हर साल लगभग 2.5 करोड़ आबादी बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से मृत्यु बढ़ती गई जी। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, पिछले 20 साल में लगातार जो मृत्यु का हमारा रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब
90% से ज़्यादा 95% के आसपास जो कुल मौतें होती हैं। कुल मौतें हैं, क्योंकि अच्छा। एक्सपेक्टेड मौत के हिसाब से कराया। जी। तो इस समय 81, 82, 83 लाख मौतें हर साल जो सालाना। 2020 की हैं। अच्छा। और उसमें जो 2020 के हिसाब से भारत में जो कोविड का आंकड़ा था वो लगभग 1.5 लाख था। मैं गोल राउंडेड फिगर्स बोल रहा हूँ, और कुल मिला के एक्स्ट्रा 4,60,000 थी। अच्छा। तो यानी जो एक्स्ट्रा जो मौतें थीं वो उसके कई रीज़न हो गए। एक रीज़न तो हो गया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जी। दूसरी हो गया कि बेहतर CRS सिस्टम होता गया, और तीसरा इसमें कोविड और जुड़ गया। तो कुल मिलाकर एक्स्ट्रा मौतें 4,60,000 थी। उसमें से जो भारत का जो आंकड़ा है रोज़ाना का, क्योंकि भारत में जो कोविड की मृत्यु थी वो रोज़ाना जो है वो रिपोर्ट हो रही थी, जी। और वो CRS सिस्टम में रोज़ाना जा रही थी और वो रिपोर्ट हो रही थी। जी। तो कुल मिलाकर के लबोलबाब ये रहा कि हमारी जो मौत का एक जो सिस्टम है वो पहले से रोबस्ट होता चला गया है, और साथ में मौत हमारी रोज़ाना रजिस्टर होती है। जी। और हम मान लें सारा भी एक्स्ट्रा उस साल का हम सारा भी मान लेते हैं तो भी हम WHO के आंकड़े के आसपास कहीं बनता ही नहीं है। एक मसला जो डॉक्टर अतुल कोतवाल बता रहे थे कि बहुत सारे अजम्पशंस, आम तौर पे जब हम मॉडलिंग एक्सरसाइज करते हैं तो मॉडलिंग एक्सरसाइज जो धरातल पे नहीं है उसके बारे में किया जाता है। ठीक बात है। दूसरी बात, भविष्य के लिए ज़्यादातर किया जाता है कि भाई मैं 20 में बैठ कर के 21 के बारे में या 22 के बारे में बोलूँ। मेरे 20 के बारे में जब मेरे पास डेटा है और प्राइमरी डेटा है और पूरे देश का डेटा है, उसको मैं छोड़ कर के उसके बारे में मैं पुराने डेटा और जो इधर उधर से डेटा इकट्ठा किया गया। और एक चीज़ और है, जो 17 स्टेट बताए गए, जी। 17 स्टेट जो मॉडलर हैं उनके हिसाब से ये 60% हमारी भारत की जनता को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उस 60 को इन्होंने पूरे 100 के लिए वो उसकी गणना कर ली, पूरे 100% के लिए। जी। तो ये भी एक बड़ा है कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरे हमारे भारत में एक तरह से सब कुछ चल रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कि साउथ के कुछ स्टेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नॉर्थ में थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 2020 में बहुत कम थी। एक और बहुत बड़ी इशू था कि जो हमारे जो बड़े स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार वगैरह, इस 17 स्टेट्स में नहीं आते हैं, और इनमें रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और हम सबको मालूम है कि पहली लहर में रूरल पॉपुलेशन में कोविड नहीं फैला था, ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में था। तो बहुत सारी जो पूरा का पूरा मेथड है उसमें कमियां हैं, गच्चे हैं। और सबसे बड़ा ये है कि जब आपके पास प्राइमरी डेटा उपलब्ध है जी। तो एस्टिमेट करना बिल्कुल ही कायदा नहीं लगता। बिल्कुल, ये बात थोड़ा सा हैरान करती है। प्रोफेसर कोतवाल, ये बताइए कि इसकी फिर जब ये इतनी तमाम बातें हैं तो ऐसा तो है नहीं कि करने वाले साइंटिस्ट नहीं है या करने वाले जानकार लोग नहीं हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और अगर हम वर्ल्ड वाइड फिगर्स की भी बात करते हैं तो उनके हिसाब से एस्टिमेटेड जो डेथ्स हैं वो भी 3 गुना के करीब ज़्यादा हैं। और दुनिया भर में, और ख़ास तौर पर जब डॉक्टर अरोड़ा जो बात कह रहे हैं कि आपको एस्टिमेशन की ज़रूरत तो तब पड़ती है ना जब आपके पास आंकड़े उपलब्ध ना हो। यहाँ पर डेली बेसिस पर रोज़ाना आंकड़े बताए जा रहे हैं कि ये आंकड़े हैं, उसमें अगर कोई करेक्शन करनी है, कोई बात करनी है, तो वो एक बात समझ में आती है। तो फिर इस मॉडल की ज़रूरत क्या थी और फिर ऐसा काम क्यों किया गया? आपने बायस शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये बायस आपको क्यों दिखता है? देखिए, वही थोड़ी रेपिटेशन भी होगी, पर वही कि भाई मॉडल की ज़रूरत नहीं थी, पर क्यों किया, अब ये तो वो मतलब साइंटिस्ट ही बता सकते हैं पहली बात तो। पर अगर आप एनालाइज करें, WHO का नहीं, कुछ 2-3 और पेपर भी पब्लिश हुए हैं, कुछ कॉमन नाम हैं जो मॉडलिंग, जिन्होंने पहले भी शुरू में बोला था, 2020 में भी बोला था कि बहुत ज़्यादा महामारी फैलेगी इंडिया में, ये होगा, पहली वेव में ये होगा, वही कॉमन कुछ नाम हैं। और उनकी वो इस मॉडलिंग में भी शामिल हैं। इस मॉडलिंग में शामिल हैं वो लोग? हाँ जी, वो उस मामले में शामिल हैं। अच्छा। नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट नहीं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पता चल जाएगा सबको। जी। तो वो एक पद्धति वो ही फॉलो कर रहे हैं कि जो कुछ जितना छोटा मोटा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और वो भी अनवेरीफाइड सोर्सेज से, तो अनवेरीफाइड डेटा लेके अपनी एजम्पशंस बना के
जो कई उसमें से अनसाइंटिफिक हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक ये पब्लिकेशन में थोड़ा इजी हो जाता है जी। कि जो चीज़ डिफरेंट लग रही है उसको वो फिर सुर्खियों में भी आती है, ठीक। क्योंकि हम लोग जनरली जो काम करते हैं वो साइंटिफिक जर्नल के लिए काम करते हैं। यहाँ साइंटिफिक जर्नल के पब्लिश होने के साथ साथ सुर्खियाँ भी आ रही हैं। तो आई थिंक एक वो उनको थोड़ा सा ये इरिस्पॉन्सिबल एक्ट भी है कि पहले बात तो करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब किया है, अगर आपने करना है, तो जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने भी बोला क्लियरली कि भविष्य के बारे में जनरली होता है, उसमें भी बहुत ठीक सारे बात है। जो मॉडल की अजम्पशंस हैं क्लियरली। देखिए, हर मॉडलिंग के साथ ये लिमिटेशंस बताई जाती हैं कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं। ये अभी जो स्टडीज़ हो रही हैं, जो पब्लिश हो रही हैं मोर्टेलिटी वाली, WHO को मिला के, लिमिटेशंस की बात कहीं नहीं की गई कि जी हम जानते हैं कि हमारी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि लिमिटेशंस कोई नहीं है। जबकि एनालाइज करें तो लिमिटेशंस क्लियरली हैं। उनका डेटा सोर्सेज, उनका यही मानना कि कुछ स्टेट्स में जहाँ से कुछ जो भी जैसे लिया है वो सारे इंडिया को एप्लीकेबल होगा। आपने 17 स्टेट्स का जिक्र किया था। हाँ, तो 17 में से जो है वो सारे कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा अक्रॉस यूनिफॉर्मली, डिस्पाइट नोइंग कि भाई पूरे देश में कभी किसी प्रांत में कभी लहर थोड़ी बढ़ी, कभी किसी में कम हुई, और इवन उसमें जो रूरल अर्बन डिफरेंस जैसे बताया डॉक्टर अरोड़ा सर ने, तो वो रूरल अर्बन डिफरेंस भी उन्होंने कोई केटर नहीं किया। फिर ये जितने कोवेरिएट्स लिए हैं टेम्परेचर वगैरह के, तो इनको इन्होंने एक यूनिफॉर्म तराजू में एक डाल के, और जो डेटा इनका मिसिंग है, जैसे जो बाकी जो डेटा इनको नहीं मिला, जी। इन 17 में भी से इनको पूरा डेटा तो मिला नहीं, बिकॉज पूरा डेटा तो CRS में है, और इनको एक बहुत जल्दी थी पब्लिश करने में। जबकि डेथ जो मोर्टेलिटी डेटा है पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लानर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑल कॉज मोर्टेलिटी, जिसको क्रूड डेथ रेट बोलते हैं, ऑल कॉज मोर्टेलिटी इन्होंने जो बताया है उसमें से कोविड का अलग करके बताया है, इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए। पर इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे आज ही डेटा चाहिए। हमारा CRS में 21 दिन का होता है स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन, उसको 30 दिन भी किया जाता है, फिर उसको 1 साल तक आदमी को छूट होती है अपना डेथ रजिस्ट्रेशन कराने। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, पर उसमें जो इंडिविजुअल है उसको परेशानी नहीं होती। जैसे 31 दिसंबर 2020 को अगर किसी की मौत हुई है जी। तो उसको 31 दिसंबर 2021 तक का टाइम है रजिस्टर करने के लिए, 1 साल के अंदर। 1 साल। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन उसके बाद भी होती है, ये अच्छा। नहीं कि उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होती, पर इसलिए ये रिपोर्ट जो है हमेशा आपको 1.5 साल बाद मिलेगी। हर साल आप देख लीजिए, हर साल, पिछले साल हमने मई में आसपास आई थिंक RGI ने रिपोर्ट 2019 की रिलीज़ की थी। जी। तो इसीलिए इतना टाइम लगता है कि सारी डेथ कैप्चर हो जाए। इन मॉडलर्स में से एक ने ये भी लिखा है कि बिहार और कुछ और जैसे प्रांतों में सिर्फ 50% डेथ रजिस्टर हुई। तो इन्होंने जो RGI की CRS रिपोर्ट है उसको तोड़ा मरोड़ा है। उसमें क्लियर एक टेबल बना है कि 21 दिन के अंदर 50% रजिस्टर हुई। उन्होंने स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांटा है। कुछ स्टेट्स में जो है 90% से ज़्यादा 21 दिन या 30 दिन में रजिस्टर हो गई। बिहार और कुछ प्रांतों, कुछ प्रदेशों में जी। 21 दिन में सिर्फ 50% रजिस्टर हुई, पर साल में तो पूरी हो गई। वही जो आप कह रहे थे। हाँ जी, इन्होंने उसी को ट्विस्ट करके ये बोला है कि बिहार में सिर्फ 50% रजिस्टर हुई। तो ये सारे ये क्वेश्चन रेज करता है पूरा इनका विचारधारा पे और कारण पे कि क्यों इन्होंने किया है। वो आपने कह ही दिया काफ़ी स्पष्ट कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर गोयल, एक बात बताइए, कई लोग होते हैं जिनके मन में एक शक हमेशा रहता है। वो मानते हैं कि शायद मौतें तो इतनी हुई होंगी, लेकिन ये बता रहे हैं इतनी। एक बात बताइए, क्या ये सिस्टम में बहुत आसान होता है, ख़ासतौर पे जब 10 गुने की बात हो रही है, क्या आंकड़े छुपाना इतना आसान होता है, वो भी आज की तारीख में? नहीं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक्चुअली। जितना कनेक्टेड वर्ल्ड है, जितना इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड वर्ल्ड है, बहुत ही कठिन है आंकड़े इस तरह छुपाना कि हमारे आंकड़े जो हैं उससे 10% WHO बता रहा है। आज की तारीख में जब किसी की मौत होती है तो डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कितनी चीज़ों के लिए चाहिए? इनफैक्ट उसके अलावा पहले डेथ सर्टिफिकेट में टाइम लगा करता, अब तो कंपलसरी है। डेथ सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड विद इन 7 डेज। आइडियली 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल को डेथ सर्टिफिकेट देना होता है, 7 दिन के अंदर इशू करना होता है, नोटिफाई करनी होती है डेथ। इशू होता है ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, बट इट इज़ इशूड विद इन 7 डेज। जो डॉक्टर कोतवाल बात कर रहे थे मैं उसमें ऐड करूँगा, जी। किसी भी साइंटिफिक रिसर्च जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है उसका बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ है द क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड। ठीक है। क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड, एंड जब क्वालिटी ऑफ द डेटा इज क्वेश्चनेबल तो उसका आउटकम हैज़ टू बी क्वेश्चनेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको डेटा क्वेश्चनेबल है, और जो साइंटिफिक पैमाने पर भी देखें, डॉक्टर अरोड़ा,
साइंस में ये होता है कि जब भी कोई स्टडी आती है और जब वो बड़ी बड़ी साइंस मैगजीन्स में छपती है या किसी फोरम पर आती है कोई चीज़, तो लोग बड़ी उम्मीद से देखते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक पैमानों पर उतर कर फिर सामने आती है। कितनी निराशा हुई है एक 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 डॉक्टर, एक साइंटिस्ट और विज्ञान की दृष्टि से। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा यहाँ पर। दुनिया की बहुत मशहूर एक मैगज़ीन है जिसने मार्च के आखिरी हफ्ते में कहा था कि भारत में जो स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की, ये एक समाज की तौर पे हो सकता है तबाह हो जाए, बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, और ये मैनेज कैसे करेंगे। ये कौन से वर्ष की बात है? ये 2020 मार्च की, अच्छा, जब ये पेंडेमिक और महामारी शुरू हुई थी। इसी मैगज़ीन ने जनवरी-फरवरी 2021 में बोला कि भारत जो है वैक्सीन तो कर लिया है, इसको 5 से लेकर के 10 साल लगेंगे अपनी जो पूरी जनता आबादी को वैक्सीनेट करने में। अच्छा। और जैसा कि डॉक्टर कोतवाल ने कहा कि इस पूरे विषय पे 6-7 पब्लिकेशन हुए, बाहर के बहुत सारे न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसे जो पेपर्स हैं, उसमें लगातार इसी तरीके के, कभी 4 करोड़ की संख्या भी थी शुरू में, फिर बाद में 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 20 लाख, इस तरह के डेथ्स के बारे में बातचीत होती रही। और एक कॉमन सा थ्रेड है कि इनमें से कई लोग हैं जो बार बार ऑथरशिप में आते हैं, दिखाई देते हैं वहाँ पर, दिखाई देते हैं। तो ये मंतव्य जो है, जो आप बात है, वो चिंता का विषय बनता है। और वही लोग, उनमें से कुछ लोग WHO में भी हैं। और क्लियर कट जब आपके पास प्राइमरी डेटा है, मतलब आप हमें ऐसे छोटे से देश जिसकी पॉपुलेशन बम्बई के बराबर भी नहीं है जी, उसको और पूरे देश को जो है, दोनों को मॉडलिंग के बराबर एक जैसा तरीके से और एक तरह के जो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं उनके बराबर अगर कर रहे हैं, तो ये चिंता की बात है इस जुड़े हुए इस पूरी दुनिया में। और जैसा कि अतुल जी ने बताया कि आज की डेट में मृत्यु का आंकड़ा खास तौर पे फज करना, मैं एक बहुत तगड़ा, बहुत जो सख्त शब्द यूज कर रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल है। वही अगर जो है आज मुंडका में दुर्भाग्य से इतने लोगों की मौत हुई है, उसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता, छुपा नहीं सकता उसको। और एक चीज़ और है, CRS में एक बार डेटा एंटर हो जाए उसके बाद उसमें चेंज नहीं कर सकता जिसने एंटर कर दिया जी, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट। और हॉस्पिटल वाला जो है हमारा तो बहुत कम है, लेकिन फ्यूनरल जिसमें अंत्येष्टि के दौरान आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है जी, और ये समय के साथ बेहतर होता चला गया है, क्योंकि लोगों को अब जो है मृत्यु का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी पड़ता है। अगर मेरे नाम पे 5 एकड़ ज़मीन है, अगर मेरे को उसको अगर ट्रांसफ़र होनी है तो मेरे मृत्यु सर्टिफिकेट के बिना वो हो नहीं सकता जी। तो ऐसी वजह से जो बाकी हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, तो उसमें मृत्यु का आंकड़ा दिन पर दिन बेहतर हुआ है। और ये पिछले 4-5 साल में और पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो भी लोगों के मन में चिंताएं थी, तो इन सब को देखते हुए मुख्य मुद्दा यह है कि हमारा जो प्राइमरी डेटा है वो यूज़ होना चाहिए। और एस्टिमेट जो हैं भविष्य के लिए हैं, भविष्य के बारे में हो सकता है 2023 के बारे में वो कुछ भी बोलते रहें, लेकिन 2020, 2021, 2022 में जो वास्तविकता है, जो रोज़ाना के आंकड़े जुड़े कर रहे हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर कोतवाल, इसी स्टडी के बारे में बात करते हो, जो डॉक्टर अरोड़ा जो बात रख रहे हैं सामने, और जो मैंने भी प्रश्न पूछा कि क्या आज की तारीख में ये संभव है किसी भी देश के लिए कि इतनी मृत्यु हुई हो और जिसमें कोई फेरबदल कर ले। तो समझना मैं आपसे अब ये चाहूँगा इस प्रश्न के माध्यम से कि पहली बात तो ये कि 2020 और 21 को देखते हुए जब हम एक्सेस मोर्टेलिटी की भी जब बात करें, या हम दोनों वर्ष की मृत्यु की अगर हम बात करें, कुल रोज़ाना जितनी मृत्यु होती थी कोविड से वो रिपोर्ट होती थी, तो उसमें कहाँ कोई उतार चढ़ाव आ रहा था? क्या ऐसा हमने कोई देखा?
देखिए उतार चढ़ाव जो रोज़ का, जैसे आपने खुद ही बोला है कि रोज़ की जितनी मृत्यु होती थी पब्लिक के सामने डेटा आता था, केसेस कितने रोज़ हो रहे हैं, जी कितनी मृत्यु हो रही है, पूरा डैशबोर्ड्स पे अवेलेबल था, सबके लिए अवेलेबल जी। था। और वो WHO के डैशबोर्ड में भी था, जिसको अब WHO खुद ही उसको खंडित करने की कोशिश में और बोल रहा है कि शायद ये डैशबोर्ड हमारा ठीक नहीं है, जो उन्होंने ही बनाया था अब पूरे विश्व के लिए। तो ऐसे ही जो मृत्यु, जैसे आप ये चर्चा का विषय है कि कैसे मतलब छुप सकती है कि नहीं, तो जो CRS सिस्टम है 69 का जो एक्ट है उसके तहत ये एक, आप कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन इस बात को मैं दूसरी तरह से भी पूछना चाहूँगा। मतलब कहने का ये है कि जब हम रोज़ाना बता रहे हैं कि इतनी मृत्यु हो रही हैं, जब हम बता रहे हैं कि कुल अभी तक इतनी मृत्यु हुई हैं 31 दिसंबर 2021 तक, उसको न मानना और अपने अनुमान लगाकर उस संख्या को 10 गुना बताना, ये क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? जी प्लीज अपनी बात जारी हाँ, रखें। मेरे ख्याल से ये पहले भी इस पर चर्चा हुई है। जी, इसका वैज्ञानिक उनका मतलब उनका मंशा, उनका उद्देश्य समझना है इसके पीछे, तो वही लोग जाने। बट हम एज साइंटिस्ट तो यही देख सकते हैं कि उन्होंने जो किया है वो साइंटिफिकली सही मापदंड पे है कि नहीं। तो उस हिसाब से उनका जो मॉडल है वो मापदंड पे नहीं उतर रहा, क्योंकि पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। मैं दोबारा आई थिंक तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ ये बात जी कि अगर हमारा जो CRS सिस्टम है, जो 69 का जो एक्ट है उसके तहत है, लीगली बाउंड स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है ये, तो और उसमें सारी डेथ रजिस्टर होती हैं। 3 लाख के आसपास हमारे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं पूरी देश में। और ये 5 टियर सिस्टम आप देखिए कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, फिर स्टेट्स में रजिस्ट्रार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और ग्राम पंचायत लेवल पे। और इसका जो डिजिटाइजेशन, जो कंप्यूटरकरण जो कर दिया गया है अभी, उसमें देखिए अभी इस टाइम 85% से ज़्यादा डिजिटल पूरे प्रोसेसेस हैं, जहाँ डिजिटल सर्टिफिकेट सबको मिलता है डेथ रजिस्टर करने पे। एंड ओवर द ईयर्स ये इम्प्रूव होता चला गया है। इसमें कुछ डेथ कुछ फज करना एक बार जब परमानेंट सिस्टम में हो गया है जी तो वो तो नामुमकिन है, वो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। और तो इसको अनदेखा करते हुए इस सिस्टम को पूरे को, और एक और बात बताऊंगा कि ये सिस्टम इम्प्रूव कैसे हुआ कि इसमें हम कई तरह से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मॉर्चरी डेटा भी हो रहा है, एडमिशन OPD का डेटा भी हो रहा है, गांव में जो मौतें हो रही हैं, कहीं शहरों में मौतें हो रही हैं हॉस्पिटल के बाहर, उनका डेटा हो रहा है, कईयों की वर्बल ऑटोप्सी भी हो रही है साथ में, जी जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है जहाँ डेथ के टाइम। तो इन सब को करने के लिए उसके बावजूद उसको अनदेखा करते हुए जी एक अपना कुछ थोड़ा सा डेटा कुछ लेके उसमें कुछ और वैल्यूज़ अपनी डाल के और अपने कुछ और आंकड़ों के बना के उसको देना, इसको उन्होंने जो डेटा लिया है उसको चेरी पिकिंग भी बोलते हैं असल में, कि अपने हिसाब से मनपसंद से कुछ ले लिया जिससे उनकी जो जम्पशन है, जो सोची हुई हैं भ्रांतियाँ, वो प्रूव हो सके। एक बहुत छोटी सी मैं टिप्पणी चाहूँगा आपसे, और वो ये कि जब बात हो रही थी डेथ सर्टिफिकेट की, पहली बात तो ये है कि इस देश में अगर वैसे तो इस तथ्य को मानने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि झूठ को क्यों हम सच माने, लेकिन अगर ऐसा हो तो डेथ सर्टिफिकेट, और जहाँ डेथ्स हुई हों तो लोगों को तो मालूम रहता है ना कि भाई इतनी मौतें हुई हैं और डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जैसा डॉक्टर अरोड़ा कह रहे थे। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? एक डेथ सर्टिफिकेट तो भी ज़रूरी हो गया है। इवन बैंक अकाउंट जो है वो फ्री हो जाता है एकदम, बिना डेथ सर्टिफिकेट के प्रॉपर जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो लीगल वाला एयर होता है, उनको कुछ नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी और सब में, तो उसके बिना जो है, इसीलिए डेथ, अभी जैसे आप क्रूड डेथ रेट कंट्री का देखिए 6/1000 है, उसके हिसाब से अगर 135 मिलियन अगर पॉपुलेशन लगा के देखें 2020-21 की, जी तो उसके हिसाब से जो डेथ इतनी रजिस्टर हुई हैं वो ऑलमोस्ट 97-99% के आसपास हैं। और वो क्रूड डेथ रेट भी जो है वो एस्टिमेट से आया है। और यही लोग जो हैं ये पहले भी RGI और CRS के साथ काम कर चुके हैं, उस टाइम उनको इस डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वही लोग उस डेटा को खंडित करने में लगे हुए हैं अपने वाले एजम्पशंस लेके। ठीक। डॉक्टर अरोड़ा, एक बात बताइए, ये बात भी आई कि जाहिर सी बात है भारत को, आप लोगों को मालूम होगा कि इस तरह की ये कोई स्टडी चल रही है, और ये भी मीडिया में कई जगह रिपोर्ट हुई बात कि एतराज़ किया गया WHO के साथ, और कई मीटिंग्स भी हुई, वर्चुअल मीटिंग्स हुई। ये मतलब अब क्या है, क्योंकि कई जगह ये भी ख़बरों में, मीडिया में है कि WHO ने कहा है कि शायद वो अपना डेटा थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे।
तो क्या दुरुस्त करेंगे और किस किस तरह की बातें हुई और उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा कि जब 2020 के आखिरी जो क्वार्टर था जी। उसमें भारत ने ICMR के साथ मिलकर के एक स्टडी उस समय माउंट की कि भाई जो डेथ हो रही हैं जी और कोविड से रिलेटेड डेथ हैं और ओवरऑल एक्सेस डेथ्स हैं जी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा डेथ्स, क्योंकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं थी उसमें डिसरप्शन हुआ और बाकी चीज़ें हुई, तो उस पर एक पूरा अध्ययन चल रहा है। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो प्रारंभिक आंकड़े हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि 15-20% का असर हो सकता है। यानी कि अगर मैं आज कहता हूँ कि 5 लाख है डेथ्स, तो अप टू 20% तक फ़र्क हो सकता है उसमें। ठीक है और इतना बड़ा देश है और इसमें ये बिल्कुल मुमकिन है। जी। तो यहाँ तक तो सही है और ये किसी भी कंट्री में इतना, और जो चाहे कोई कितना ही विकसित देश हो जी, उसमें फ़र्क है, सब जगह ऐसा है। जी दूसरा जो है कि लगभग 10 बार जो है WHO के साथ इस विषय में बातचीत हुई है और उनको जो उन्होंने जो बिंदु रखे, जो उन्होंने अजम्पशंस रखे, जो मॉडलिंग के लिए करने के पहले तो मॉडलिंग के ऊपर हमारा बहुत सख्त एतराज़ था, उसके बाद जो अजम्पशन थे उसके ऊपर हम लोगों ने एतराज़ उठाए, लेकिन उस सब के बावजूद, और यहाँ पर ऐसा लगता है ये वाली बात जो अतुल ने बताई कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ कॉमन से नाम हैं जो लगातार पिछले साल डेढ़ साल से भारत की मृत्यु के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वो कॉमन नाम है जो पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो मंतव्य समझ नहीं आता और उसके बावजूद भी हम लोगों को उन देशों के साथ रखा है जहाँ पर आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। तो कुल मिलाकर के अब भारत ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दी है और इस पे निराशा भी व्यक्त करी है कि इस तरीके से जहाँ पर हमने लगभग 200 करोड़ टीके लगाए, 200 करोड़ का पूरा लेखा जोखा है हमारे पास। हम भारत दुनिया के वो अकेले या बहुत कम वाले जो देश हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आपको मेडिकल आपको इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि आपका अगला टीका अगले हफ्ते है, जहाँ आपको ये बताया जाता है कि आपका टीका किसने लगाया, किस टाइम लगाया, इस तक का है। एक ऐसा देश जो आईटी के मामले में अब इतना बेहतर है और जहाँ जैसे बताया कि CRS अब सारा का सारा डिजिटाइज होता चला गया है और 85% डिजिटाइज है, वहाँ पर जो हमारा बेसिक आधार है, इसका मतलब तो हम आंकड़ों के हिसाब से काम ही नहीं कर सकते हैं। ये वो देश हो गया जो यहाँ पर इसका मतलब आंकड़े हमारे पास, ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो इसलिए ये जो पूरी बात है जिसको बार बार कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही टेनेबल नहीं है, ये मानने लायक नहीं है और इसको सिरे से केवल नकारा ही जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि WHO इसको कैसे इसमें अपनी उसको ठीक करता है और मेरे को बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत के जो प्राइमरी आंकड़े और जो अध्ययन किया जा रहा है ICMR के तत्वाधान में, वो जब पब्लिश होगा तो लोगों को और बेहतर समझ आएगा कि इस 10 गुना दूरी में वो क्या चीज़ की सच्चाई है। आपकी बातों से लग रहा है कि अनजाने में हुई चीज़ नहीं है, ये जानबूझकर जो गलतियाँ की जाती हैं, कुछ वैसा लग रहा है सुनने में। डॉक्टर गोयल, एक बात बताइए, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि जैसे घर पे डेथ्स जो हुई उनमें मालूम ही नहीं था कि क्योंकि कई लोगों ने टेस्ट नहीं कराया था या कोमॉर्बिड कंडीशंस में हुई, क्या उसका भी कोई तरीक़ा या उसको जो अभी डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि उसमें भी शायद इतना वेरिएशन हो सकता है, तो ठीक है, मतलब इतना बड़ा देश और उतनी सारी चीज़ें, क्या आपका अपना अनुभव क्या रहा इस दौरान? घर पे डेथ्स हुई लेकिन उन लोगों ने भी मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट लिया। अच्छा, उन लोगों ने भी डेथ सर्टिफिकेट लिया। कई बार हॉस्पिटल भी आते थे लेने के लिए, लोकल डॉक्टर से भी लिया, क्योंकि क्रिमेट करने के लिए या अंत्येष्टि करने के लिए आवश्यक है
और कुछ और बात भी बोलूँगा, मतलब मैं WHO की स्टडी को भी स्टडी कर रहा था। जी। उन्होंने कहा कि डेथ्स वर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेथ्स कम हो जाती हैं, ये उनके वेरिएबल के हिसाब से है। अगर आप इंडिया में लें तो जी। दोनों पीक्स गर्मियों में आए। बिल्कुल गर्मियों में गर्मियों में आए, आए। हॉटेस्ट टेम्परेचर, जी मतलब वो टीनेबल है ही नहीं बिल्कुल। बहुत अजीब सी बातें वो करते हैं, और मोर्टेलिटी वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में है उनके फिगर्स के हिसाब से, जहाँ पे टेम्परेचर्स हाई थे। जी तो बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज है। एंड ये तो WHO को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों है इनकन्सिस्टेंसीज। यही WHO ने ये भी कहा था शुरू के 3 महीने में कि वायरस का कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। जी उनको ये भी समय लगा था बहुत ये मानने में कि ये एयरबॉर्न है और ये महामारी है। और सबसे पहले तो महामारी को तो कुछ अब WHO पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी भी हो रही है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है, और ख़ासतौर से 1-2 देशों के नाम लेकर के, भाई उनके भी तो आंकड़े ज़रा आप बता दीजिए। आप भारत के बारे में तो कह रहे हैं कि ये 10 गुना हुए। डॉक्टर कोतवाल, एक बात जो अब ये लगती है कि इस प्रकार की कोई स्टडी जो आती है दुनिया में, ये तो हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आंख मूंद कर मान लेते हैं कि भाई ये तो चूंकि WHO से आया है तो ये शायद इसमें दम होगा। ऐसी जब कोई स्टडी आए और ये तमाम बातें हों, तो इसको फिर लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने के लिए साइंटिफिक क्या कदम हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो पढ़ते हैं ऐसे स्टडीज़, उनके लिए ही जो WHO का मॉडल का आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा जी जी कि 30 जनवरी को WHO ने अनाउंस किया इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था। तो 30 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ पहला केस हुआ। पहली डेथ कोविड-19 की 13 मार्च 2020 को हुई इंडिया में। इस मॉडल के हिसाब से 1,60,000 से ज़्यादा मृत्यु जनवरी 2020 में इंडिया में हो गई थी। उनको ये कहाँ से तो ये वही ज्ञान प्राप्त हुआ? जितनी अभी जो बातें कर रहे हैं उनकी एजम्पशंस की और मॉडलिंग की, तो उसके ये हिसाब से ये मॉडल ने बताया कि जनवरी 2020 में भारत देश में 1,60,665 मृत्यु कोविड से हो चुकी थी। तो पढ़ने वालों को पहले ये समझ लें तो उसके बाद देखें। पहला केस 30 जनवरी 2020 में आता है, हाँ जी। और उनके हिसाब से 30 जनवरी तब तक 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। 1.5 लाख जो 1.5 2020 की कुल मिलाकर के 150 थी, वो सब पहले ही महीने में हो चुकी 1,60,000 हो गई थी। अच्छा, मतलब पूरे साल भर में हम लोगों ने रिपोर्ट करी 1,50,000 मोटा मोटा। जी जी और WHO के हिसाब से पहली जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 1.5 लाख 1,60,665 एग्जैक्ट उनके मॉडल ने जो लिखा है वो है। तो जो पढ़ते हैं वो पहले ये भी देखें, थोड़ा सा विश्लेषण करें। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। इनफैक्ट जनरली हम पहले बताते तो नहीं है, बट क्योंकि आपने सवाल प्रश्न किया है जी तो हम सोच रहे हैं ऐसे, जैसे पहले हमने रिव्यू किया था मॉडल सब मॉडल्स का, तो इन 4-5 का भी जितने मॉडल्स हैं WHO के और बाकी सबके, जी इनका एक रिव्यू हम करेंगे साइंटिफिकली, और एक एक चीज़ एनालाइज करके उसको भी हम सबके सामने लाएंगे, और बहुत जल्दी उसको भी प्रोसेस हम शुरू करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और है, जी। जब भी कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन होता है, कोई अच्छे जर्नल की बात होती है, तो उसको पीयर रिव्यू कराया जाता है। बिल्कुल उसको एक्सपर्ट्स के हवाले किया जाता है रिलीज़ करने से पहले या पब्लिश करने से पहले। बिल्कुल क्या WHO ने ऐसा किया? दे हैव रिलीज्ड अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी, बट शुड दैट नॉट ऑल्सो बी पीयर रिव्यूड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर न्यूट्रल? डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जबकि जैसा आपने बताया कि इतनी मीटिंग्स उनके साथ हुई, पीयर रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, जो एक प्रोसेस होता है, एक रिपोर्ट की तरह से इसको जारी कर देना, क्या कहेंगे? मेरे को लगता है कि एक महत्वपूर्ण है कि जैसे डॉक्टर कोतवाल कह रहे हैं कि जो सारे मॉडल्स हैं उनका रिव्यू किया जाए, और एक साइंटिफिक पीयर रिव्यूड जर्नल में हम लोग उसको पब्लिश करेंगे कि भाई ये जो मॉडलिंग एक्सरसाइजेस हैं, पहले की बात तो ये है कि भारत पे एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, और एप्लीकेबल अगर करना भी चाहें तो उनमें क्या क्या कमियां हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें करा जाए, और ये लगातार पिछले 2020 से चला आ रहा है, पिछले 2 साल में। दूसरा, जो हमारी प्राइमरी डेटा है, इस बार जब महामारी हुई तो हम बहुत लोगों ने कहा, एक वर्ड यूज़ किया था अगर आपको याद होगा, एक्सेप्शनल ट्रांसपेरेंसी,
हाँ, कि बिल्कुल याद है अगर मुझे। आपको याद हो हम तो और हमने अपने कार्यक्रम में बार बार इस तरह से चर्चाएं भी की की जी। हैं। तो हमने ये पूरी इस कार्यक्रम, इस पूरी महामारी में ये कोशिश की गई है कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है, और एक्सेप्शनल ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को रखते हुए जो हमारा सारा अपना जो प्राइमरी डेटा है और उसमें जो कमियां होंगी, जैसे मैंने कहा 15-20% का फ़र्क हो सकता है, तो वो कमियां सामने रख करके उसको पब्लिश किया जाए और दुनिया के सामने रखा जाए कि आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन हम जो ये प्राइमरी डेटा है और उसको पीयर रिव्यू करके उसको भेजा जाए, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्योंकि इस तरह से डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन जो आप बार बार कहना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल। इसका जवाब देने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल। मॉडल्स की साइंटिफिक ढंग से स्क्रूटनी करके उसको बताना है। दूसरा, हमें अपना जो प्राइमरी डेटा है उसको बारे में बताना है, और उसकी ताकत और उसकी कमियां दोनों बतानी है, क्योंकि इसमें शर्म की बात नहीं है। और अगर हमें अपने सिस्टम में कुछ अगर परिवर्तन करना है, जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई अगर दुनिया वाले चाहते हैं कि हर महीने हम अपना डेटा आपको दिखाएं, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए भी तैयार हैं। उसके लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर कोतवाल ने एक बहुत अच्छी बात कही, और ये बड़ा इसको तोड़ मरोड़ने का तरीका, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 21 दिन में आपको डेटा अगर आ जाता है तो इसका मतलब आपका सिस्टम बेहतर है, आपने करा है, लेकिन 1 साल तक हम आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि परिवार में दुख की वजह से, एक यहाँ के कल्चरल, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों की वजह से बिल्कुल ठीक बात। कई बार देर होता है। कई बार परिवार को पता ही नहीं होता कि भैया अगर मैंने डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो मेरे लिए बड़ी परेशानी है, वो जी। बाद में दौड़ा भाड़ी करते हैं। जी। लेकिन आज की डेट में जिसके पास अगर कुछ भी प्रॉपर्टी है या कुछ बैंक अकाउंट है, तो उसको ज़रूरी है ये। बिल्कुल। तो समय के साथ ये बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी ज़रूरत की वजह से। तो हम अपना प्राइमरी डेटा सबके सामने रखते हैं, लेकिन ये होता है कि हमारा डेटा में 1 साल तक की उसको छूट दी जाती है। जैसे कि बताया कि अगर डेथ जो है 30 अप्रैल को हुई है, तो 29 अप्रैल अगले साल तक वो अपनी डेथ को रजिस्टर करा सकता है, और ये कराना, और इस बीच में क्योंकि इतना टाइम दिया जाता है, 21 दिन में कराया, तो अभी भी जो 2020 का डेटा है, 2020 में 15 स्टेट ऐसे हैं जिसमें लोगों ने 80% से ज़्यादा अपना डेटा 21 दिन में कराया है। कुल 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90% में ज़्यादा कराया है, लेकिन 17 स्टेट ऐसे हैं जिनमें डेटा 21 दिन के बाद हुआ है। ये लेकिन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब कोई कहे यूपी में 50% 21 दिन में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डेस्क का पता ही नहीं है। बाकी डेस्क का मालूम है, उसमें पूरा कॉलम बड़ी बना हुआ धीरे है। धीरे होती हैं, वो अगले 1 साल जैसा में होती है। वो 1 साल के अंदर अंदर तो होती ये एक प्रक्रिया हमारी भारत की प्रक्रिया है, जिसको यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक जो हमारा परिवेश है उसके हिसाब से बनाया है। गया लेकिन वो 1 साल के अंदर हो रही हैं। जो भी डेथ हो रही है वो 1 साल के अंदर रजिस्टर हो जाती जी। हैं, और जितना हमारा एक्सपेक्टेड डेथ है, अब हम उसको बहुत ऊंचा 95% से ऊपर का आंकड़ा पार कर गए हैं। इसका मतलब ज़्यादातर डेथ हमारी, और साल में लगभग 80 और 85 लाख डेथ के बीच में होती हैं यहाँ पर हमारी, जैसे कि बताया गया। वो आंकड़ा लगभग वही रहता वही है। लगभग अब उतना ही है। अगर हम WHO का माने तो इसका मतलब तो सन 2020 और 2021 में 25% डेथ जो थी वो एक्स्ट्रा थी, और वो सब कोविड के खाते में लिखी गई, यही बताए जा रहे हैं। क्योंकि जी। अगर 47 लाख हैं, वो 27 लाख बता रहे हैं 2021 की, 20 लाख बता रहे हैं 2020 की, तो 25 और 30% डेथ हमारी जो इस तरीके से हो गई। ये कुछ मायने नहीं बनता इस सारे का। एक बात और बताना चाहूँगा, मैं WHO रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि खाली इंडिया से नहीं, हर कंट्री से फाइनल डेटा को फाइनली आने में 1 साल लग जाता है। हाँ बिल्कुल जी। They have acknowledged it in their report also. डॉक्टर कोतवाल, एक बात जो डॉक्टर अरोड़ा ने इसको दोहराया भी, इस बात को, जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पहली बात तो ये कि अब हम महीने के महीने भी डेटा साझा करने के लिए तैयार होंगे, और दूसरी चीज़ जो है कि वो वेरिएबल्स वाली भी जो बात है, उसके साथ अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या हमारे अपने सिस्टम में भी क्या कहीं कुछ और सुधार की या कुछ और बदलाव की कोई गुंजाइश है?
मेरे ख्याल से तो एक देखिए CRS तो बहुत रोबस्ट डायनेमिक सिस्टम है। जी जो एक कमी है वो कॉज ऑफ डेथ में है, क्योंकि ज़्यादातर जो मृत्यु होती है वो हॉस्पिटल से बाहर होती है, मेडिकल फैसिलिटी से बाहर होती है, तो इसलिए कॉज ऑफ डेथ कम में मिलता है। पर क्योंकि कोविड में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट था, जी इसलिए इसमें कोविड की हमें इसमें कोई आंकड़ों में कोई इनफैक्ट किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक। उसमें कोई विवादास्पद बात कोई नहीं है। ठीक है। तो कॉज ऑफ डेथ हमें इम्प्रूव करना है, ओके और जो हम CRS का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लगातार, उसको और इम्प्रूव करके 100% कैप्चर करनी है, और जितनी जल्दी कर सके उतनी जल्दी करनी है। समय को देखते हुए मैं चाहूँगा दो वाक्यों में आप अपनी बात कहें। चलते चलते डॉक्टर गोयल क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में हमारा जवाब और हमारा काम अब किस तरह का होना चाहिए? डॉक्टर गोयल। रिपोर्ट तो मैं मानता नहीं है रिपोर्ट। जी अगर मैं ये बोलूँ कि सारी डेथ्स उस साल जो एक्सेस हुई वो भी कोविड की वजह से हुई, जी तो WHO के फिगर्स मैच नहीं करते। ठीक है। डॉक्टर कोतवाल। साइंटिफिक रिव्यू हम करेंगे इन सब जितनी भी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, ठीक है। और आई थिंक वही है कि जो देश ने जो शुरू में इन्होंने फैलाया था कि इतने केस होंगे, 17 से 27 लाख तक रोज़ हो जाएंगे देश में, इतनी मौतें होंगी, तो हमने दिखा दिया है कि एक तो हम कंट्रोल कर पाए हैं जगह जगह पे डिफरेंट स्ट्रेटजी करके, जी और जितनी हेल्थ सिस्टम्स में जो फंडिंग हुई है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जितनी दवाइयाँ मिल रही हैं, जितने लोगों को जो बढ़ाव हो रहा है, जी वो सबके सामने विदित है। बिल्कुल। डॉक्टर ओरा। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट हमें बहुत अच्छी इबरत, एक लेसन है हमारे लिए जी कि हम लोगों को एक तो अपना जो डेटा है बहुत रेगुलरली पब्लिश करें, अच्छा, और साथ ही साथ उसमें अगर हमें कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ज़रूर करना चाहिए हमें। ठीक। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टम को कि हर महीने अगर हम पब्लिश करते चले जाएं, जिससे कि किसी के मन में ये चिंता नहीं है कि भैया डेथ ठीक। हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम को भी हम अपना इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर एन के अरोड़ा, डॉक्टर कोतवाल, डॉक्टर अतुल गोयल, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में आप शामिल हुए, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा, और इस रिपोर्ट के बाद कई तरह के विचार मन में उठते हैं। और चलते चलते एक शेर से बात को ख़त्म करेंगे। परवीन शाकिर का एक शेर है, वो ये कहती हैं कि मैं सच कहूँगी और फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। लोगों को कुछ नकारात्मक बातें सच लगने लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए अगर उन बातों को थोड़ा सा और गहराई से समझा जाए, तो उसके पीछे की मंशा और उसके पीछे जो गलत जो रिपोर्टिंग की गई है वो सबको दिखने लगती है। वक्त की कसौटी पर सच हमेशा जीतता आया है, जीतेगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।